किसी बिल्डिंग, चाहे कमर्शियल बिल्डिंग ही माने, और हॉस्पिटल हो या फिर होटल हो, आपसे यानी फायर डिपार्टमेंट से एनओसी ले लेता है, फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी आए, कर्मचारी आए, वहाँ देख लिया कि हाँ जी फायर सेफ्टी नॉर्म्स पूरा कर रहा है, उसके बाद आपने सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद दोबारा कभी जाकर के रैंडम इंस्पेक्शन पे जाते हैं कि नहीं जाते, सरप्राइज इंस्पेक्शन पे देखें कि उसको एनओसी दिया था वैसा ही कि वैसा ही, कुछ नियम की अनदेखी किए कि नहीं किए? नहीं, देखिए उसके बाद उसको हर 3 साल में रिन्यूअल कराना पड़ता है, तो हर 3 साल में उसका दोबारा इंस्पेक्शन होता है। एज पर प्रोसीजर नॉर्मली जो है रैंडम इंस्पेक्शन नहीं होता अनलेस, हाँ, कि नॉर्मली सरप्राइज इंस्पेक्शन नहीं किया जाता अनलेस देयर इज ए स्पेसिफिक ऑर्डर। जैसे कोचिंग सेंटर में आग लगी थी तब गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया सारे आप दोबारा से कीजिए, एक टीम बनाई गई। इस केस में भी एक टीम बनाई गई, तो इंस्पेक्शन नॉर्मली एक टीम के संग होता है या कोई गवर्नमेंट या कोर्ट ऑर्डर करता है तभी होता है, ऐसे रैंडम इंस्पेक्शन नहीं होता है। मैं एक छोटी सी बात यहाँ भी बताना चाहूंगा कि इसीलिए दिल्ली, क्योंकि ये हमारे ऊपर लगता है कि आपने गलत एनओसी दे दिया, इसमें करप्शन हुआ, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है निकाल दिया है, हमारा क्या कहते हैं सूचना निकल चुकी है कि अब इंस्पेक्शन का काम बाहर के लोग करेंगे, प्राइवेट पार्टी करेगी, फायर अफसर नहीं करेंगे। ये ऑलरेडी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। दिल्ली को 3 महीने का टाइम दिया गया इसके रूल बनाने के लिए। तो अब आगे से जो भी इंस्पेक्शन होगा, जो भी सरप्राइज कह लीजिए इंस्पेक्शन होगा, एनओसी देगा, वो थर्ड पार्टी के जो लोग होंगे वो देंगे। थर्ड पार्टी में मतलब हो गया जैसे आप वकील को हायर करते हैं, आर्किटेक्ट को हायर करते हैं, सीए को हायर करते हैं, ऐसे ही आप रजिस्टर्ड फायर प्रोफेशनल को हायर करेंगे और उनसे एनओसी लेंगे, वही एनओसी देंगे। फायर सर्विस की भूमिका अब दिल्ली में इंस्पेक्शन के मामले में खत्म कर दी गई है। बिल्कुल। ये 2 सवाल जो आपने उठाया, छोटा सा रिएक्शन में डॉक्टर एम रामाचंद्रन साहब आपसे ले लूँ मैं, फिर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, विजय त्रिवेदी साहब और अंकिता सूद भी हैं। रामाचंद्रन सर, कि ये तो पॉलिसी लेवल का डिसीजन हुआ ना कि आप बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल का परमिशन दे रहे हैं, लेकिन फायर सेफ्टी की ज़रूरत को आप ख़त्म कर रहे हैं कि उसकी ज़रूरत आपको नहीं है। साथ ही साथ फायर डिपार्टमेंट को औचक निरीक्षण, जिसको सरप्राइज इंस्पेक्शन कहते हैं, उसकी अनुमति नहीं दी जाती है। ये तो टॉप लेवल की पॉलिसी होनी चाहिए ऐसी, कि नहीं? निश्चित रूप से इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि किसी बिल्डिंग के लिए फायर क्लियरेंस जरूरी है, कंप्लीशन के समय दे दिया होगा। अब ये लीगली बिल्डिंग है, इलीगल है, इसका मुझे आइडिया नहीं है। इलीगल है तो फिर टूरिज्म डिपार्टमेंट से इसको कैसे परमिट मिलता है, ये सवाल होता है। तो कहीं ना कहीं फायर क्लियरेंस भी जरूरी होता है और जैसे इन्होंने बताया रिन्यूअल भी जरूरी होता है। तो ये दोनों चीजें हैं। तो शुरू में जो मैंने बोला था, जो परमिशन देते हैं इन सब चीजों को साथ में ला होने की वजह से इसको परमिट दे रहे हैं, ये साफ होना जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के मामले पर रिपीट हो रहे हैं। जैसे लिफ्ट के बारे में एक व्यवस्था है, एक जगह ये व्यवस्था है कि लिफ्ट का सर्टिफिकेशन लिफ्ट के अंदर प्रदर्शित है। उसी तरह इस प्रकार जहाँ पब्लिक आकर पब्लिक ज्यादा संख्या में आ सकते हैं, वहां पर भी उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है तो ऑब्टेन किया कि नहीं, वो डिस्प्ले करना भी जरूरी कर देना चाहिए, ताकि वहां आने वालों को मालूम हो सके ये सब परमिशन लेके कर रहे हैं। अगर कोई परमिशन नहीं लिया है उस पर नील लगाना भी जरूरी होता है। इस तरह का एक बदलाव हमारे सिस्टम में भी लाना जरूरी होगा, ताकि वहां जो जाते हैं उनको मालूम हो, चाहे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में लोग जाते हैं, मालूम होना चाहिए कि एक वैध रेस्टोरेंट में मैं जा रहा हूँ और यहाँ कुछ कमी है तो इसको मुझे पेश करना नहीं चाहिए। तो हमारे साथ दिक्कत ये, कई चीजों के बारे में ऐसे व्यक्ति हम सब में पूरी जानकारी नहीं है। ये जानकार करना भी जरूरी होता है, प्रदर्शित करना भी जरूरी होता है, और जिसका जिम्मेदारी है कि उसको समय समय पर जाके मौके पर चेक करना, वो भी एक रिक्वायरमेंट है। मेरे ख्याल में सब मिलाकर सरकार है, एक लोकल बॉडी है, इन दोनों को मिलकर के कर लेना चाहिए। कहीं कुछ कमी है तभी तो गवर्नमेंट बदलते रहते हैं, कानून में बदलाव लाए कि ये चीजें और जो व्यवस्था करे, ये करना आवश्यक होगा। मैं समझता हूँ कि इसमें जो मैंने एक वर्ड शब्द का प्रयोग किया, सुशासन, वो काफी हद तक हो सकता है कि इस मामले में तो कॉम्प्रोमाइज कर दिया लगता है मुझे। ठीक है। अंकिता सूद, विजय त्रिवेदी सर, दोनों लोगों के लिए सवाल है। पहले अंकिता आप बताएं, फिर विजय सर आपके पास आऊंगा कि इस आपने अभी दोनों लोगों के डिबेट सुने। एक पॉलिसी बनाने वाले थे एक समय में, एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाले थे फायर डिपार्टमेंट की तरफ से। ये एक सिस्टमिक
खामी है या फिर ऑपरेशनल दिक्कतें हैं? देखिए, ये बिल्कुल एक सिस्टमिक खामी है, एक गैप है। सारी पॉलिसीज आपस में बात नहीं कर रही हैं। फायर कहता है कि रेजिडेंशियल को एनओसी नहीं चाहिए। फायर कहता है कि 17.5 मीटर से नीचे की अगर बिल्डिंग है, उसको एनओसी नहीं चाहिए। कमर्शियल बिल्डिंग को एनओसी चाहिए। पर आगे जाके अगर वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग कमर्शियल बिल्डिंग में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे यहाँ 5 के 26 कमरे चल रहे थे, उसका कमर्शियल यूज हो गया। पर वो सिस्टमिक फेलियर की वजह से और वो डेफिनेशन मिसमैच की वजह से अभी भी वो एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में काउंट हुई और 17.5 फीट से नीचे थी, इसीलिए उसको फायर एनओसी नहीं लगा। अब जाते जाते वो कमर्शियल में कन्वर्ट हो गई, किसी ने चेक नहीं किया। तो देखिए, एक लैंड यूज चेंज भी हो रहा है साथ के साथ। फायर के अपने थ्रेशोल्ड्स हैं, 17.5 फीट मीटर से नीचे आपको फायर एनओसी नहीं चाहिए रहेगा। कंप्लीटली सब बिल्डिंग्स में ये अप्लाई होना चाहिए। और पॉलिसी पर्सपेक्टिव से बेड एंड ब्रेकफास्ट एक रेजिडेंशियल परव्यू में आता है। आप जैसे सर ने कहा था, आप अपने घर के एक्स्ट्रा कमरे हॉस्पिटैलिटी के लिए दे सकते हैं। तो अगर आप रेजिडेंशियल में आते हैं तो आपको फायर एनओसी नहीं लगा है। तो आप देख रहे हैं ये सारी पॉलिसीज आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं कर रही हैं। फायर इज समथिंग जो चाहे कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, आग सब जगह लग सकती है। 17.5 मीटर से नीचे के घर में भी आग लगेगी, उसके ऊपर भी सेम रूल अप्लाई होना चाहिए। तो एक सिस्टमिक गैप है। सारी पॉलिसीज कंप्लीटली डिफरेंट बातें कह रही हैं। तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ब्लेम का तो कोई इसमें सबका ही एक ये कलेक्टिव फेलियर है। विजय त्रिवेदी सर। जी लक्ष्मण जी, एक दोहा याद आया मुझे कि जा पर कृपा साहब की होई ता पर कृपा करे सब कोई। हरिशंकर परसाई जी को पढ़ रहा था मैं, तो याद आया हरिशंकर परसाई जी ने लिखा कि सरकारी कर्मचारी यानी सरकारी अफसर रिटायर होने के बाद सबसे पहले ईमानदार होने की कसम खाता है। समझे? अब ये दोनों बातें इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है। अच्छा किया आपने कि 3 पॉलिटिकल जो गेस्ट हो सकते थे, जो जिनको आपने नहीं बुलाया। वैसे उसका एक नुकसान हुआ क्योंकि 3 पॉलिटिकल गेस्ट आ जाते, कांग्रेस का, बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का, तीनों की सरकार रही है, तो कम से कम तीनों की जिम्मेदारी तय हो जाती। बीजेपी और आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस को जिम्मेदार बताते कि उस सरकार के दौरान ये हुआ था। बीजेपी और कांग्रेस मिलकर आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते कि उस दौरान ये कंस्ट्रक्शन हुआ था। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते कि उनकी सरकार के दौरान ये हुआ। अब आपने 3 लोगों को नहीं बुलाया, इससे ये गलती होगी कि अब जिम्मेदारी किसकी तय की जाए। सरकारी अफसरों ने तो बता ही दिया कि राम बुलाते तब भी जिम्मेदारी तय नहीं होती। नहीं, मतलब वो तीनों लोग एक दूसरे पर तय कर देते, हम लोगों को नहीं होता। सर ये हम लोग को मौका नहीं मिलता। हाँ, ये कहानी जो है वो तो हर दिन की कहानी है ना। वो आपको ध्यान है जब कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी और बच्चे कूद रहे थे, उसके बाद कुछ बदल गया? अभी कुछ दिनों पहले एक और जगह पर एक्सीडेंट हो गया था, बिल्डिंग गिर गई थी, उसके बाद कुछ हो गया। आज ये हो गया है, इसके 15 दिन बाद, 1 महीने बाद कुछ होगा? कुछ नहीं होने वाला है। और ये कहना कि किसी को जानकारी नहीं है, ये तो गलत बात। यहाँ सबको जानकारी है। एमसीडी के जो लोग बैठे हुए हैं, टूरिज्म के लोग जो बैठे हुए हैं, फूड डिपार्टमेंट के जो लोग बैठे हुए हैं, फायर डिपार्टमेंट के जो लोग बैठे हुए हैं और पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग बैठे हुए हैं, ऐसा शहर का कोई कोना नहीं होता जहां पर एसएचओ को, कांस्टेबल को, बीट कांस्टेबल को पता नहीं हो कि उसके इलाके में क्या हो रहा है। ऐसा कोई म्युनिसिपल वार्ड का ऑफिसर नहीं होता जिसको पता नहीं हो कि वहां पर जो बिल्डिंग बन रही है उसमें 6 कमरों की बजाय 25 कमरे बन जाए। हवा में बनते हैं क्या 25 कमरे? है? अभी आप चेक करवाएंगे तो पता पड़ेगा कि वहां लिफ्ट का जो लाइसेंस था वो कैंसिल हुए बहुत समय हो गया, वो 2022 का बना हुआ था, उसके बाद किसी ने चेक ही नहीं किया। अभी आप जाकर चेक करेंगे कि वहां पर जो सीसीटीवी कैमरा चल रहे हैं या है, उसमें से 10 में से 8 चल ही नहीं रहे होंगे। अभी आप पता करेंगे कि वहां पर एग्जिट के लिए क्या क्या नॉर्म्स जो साहब बताते हैं वो पूरे हुए हैं क्या, वो नहीं पूरे हुए। तो ये सब चीजों की जानकारी सबको है। यदि ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी को जानकारी नहीं है, तो फिर तो प्रभु मालिक है, ईश्वर कृपा करे इस देश पर। ये सब हम लोग रोज करते हैं। आप इतने हंटर चलाते हैं, कुछ फर्क पड़ रहा है? कोई हंटर से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतना करप्शन है कि कुल मिलाकर मामला है करप्शन का, समझे? और करप्शन हमने उसको स्वीकार कर लिया है।
क्योंकि आपको वार्डन को देना, वार्ड मेंबर को देना है, फिर आपको म्युनिसिपल कमिश्नर को देना है, फिर आपको पुलिस वाले को देना है, जो वहां पर बीट कांस्टेबल है, बीट कांस्टेबल कहाँ तक पहुंचाता है वो आपको पता है, फिर फायर डिपार्टमेंट को देना है। क्या ये कह देना कि 3 साल में कोई घटना होगी उसके बाद 3 साल बाद चेक करेंगे, इसको नियम को आप ठीक मानते? और आग लगने के लिए ये पता होगा कि 17.5 मीटर पर आग लगनी चाहिए, तो या तो आग की गलती होगी। सर ये सब बातें कोई मायने नहीं है, क्योंकि करप्शन हम लोगों ने इतना इन्वॉल्व कर लिया है, और ब्यूरोक्रेसी प्लस ऑफिसर्स प्लस पॉलिटिक्स, ऐसा एक घालमेल है जिसमें आज कहने में क्या होगा कि अब जो 2 साहब आ गए हैं हमारे पास, गर्ग साहब और रामचंद्रन साहब, अब उन पर नाराजगी करने का क्या फायदा है? क्योंकि वो हमारे प्रोग्राम में आपने बुलाया, वो आपको आ गए, ये उनकी मेहरबानी है कि वो इस बात पर बात साफ कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर कुछ होने वाला नहीं होता। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, सरकार से थोड़ी होते ये काम है ब्यूरोक्रेसी के। और ब्यूरोक्रेसी 90% करप्ट है। 90% इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 10% मैं एक लेवरेज देता हूं। 90% करप्ट, और ये करप्शन के अलावा कोई, यदि आप करप्शन पे बहस नहीं करेंगे तो बाकी सब बहस बेकार है मेरे हिसाब से। माफ कीजिए, मैं बहुत थोड़ा रूड तरीके से बोल रहा हूं, लेकिन बहुत तकलीफ होती है, 22 लोग मरते हैं। नहीं, कड़वी सच्चाई यही है। अब जो वहाँ के शख्सियतों ने जो हालात बयां की, हाँ, एक लाइन और बोल देता हूँ। शहादत हसन मंटो ने कहा कि एक आदमी की मौत होती है तो तकलीफ होती है, एक से ज्यादा लोग मरते हैं तो आंकड़ा होता है। तो हम सब लोगों के लिए आंकड़ा है, 22 लोग मारे गए, 22 परिवारों से पूछिए कि क्या होता मतलब।